सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो हमारे झारखंड के शिक्षक साथियों के लिए है, क्योंकि झारखंड में 18/1/2021 को एक मिडलाइन सर्वे की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जिसमें सभी बेसिक कोर्स 1 से लेकर 5 तक के कोर्स आएंगे और इसके साथ साथ उसमें इंटरमीडिएट कोर्स भी आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक कोर्स 2 के सभी प्रश्नों को लेंगे कि क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं इसमें और क्या क्या इनके उत्तर होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बेसिक कोर्स 2 के सभी प्रश्नों के बारे में। तो जैसे ही आप बेसिक कोर्स 2 स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपका स्थानीय मान आता है कि स्थानीय मान की समझ का आकलन हम करेंगे। पहला प्रश्न है, 6 साल की रमा 64 में 6 दहाई और 4 इकाई बताती है और 46 को 64 को बराबर बोलती है। वो 64 के लिए अलग मात्रा में चीजें दिखाती है और 64 से बड़ी और छोटी संख्या बताने में उसे मुश्किल होती है। उसके अनुसार नीचे दिए गए कारकों में से कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पहला, रमा को बड़ी संख्याओं को गिनने के अवसर कम मिले होने के कारण वह बड़ी संख्याओं की मात्रा का अंदाजा नहीं लगा पाती। नंबर 2, 6 से 7 साल के बच्चों के लिए संख्याओं की तुलना करना मुश्किल है, इसलिए रमा से यह प्रश्न हल नहीं हो रहा है। नंबर 3, रमा की संख्याओं की समझ स्तंभ मान यानी कि कॉलम वैल्यू यानी इकाई दहाई पहचानने पर टिकी है, लेकिन मात्रा मूल्य यानी कि संख्याओं की मात्रा पर नहीं। और नंबर 4 ऑप्शन है, रमा ने गिनती कई बार बोलने का अभ्यास नहीं किया है, जिसकी वजह से वे छोटी बड़ी संख्याओं में फर्क नहीं कर पाती है। तो साथियों, 6 साल की रमा है, 64 में 6 दहाई और 4 इकाई वो सही बता रही है, लेकिन 46 को 64 के बराबर बोलती है। तो इसका मतलब क्या है, रमा को बड़ी संख्याओं को गिनने के अवसर कम मिले होने के कारण वह बड़ी संख्याओं की मात्रा का अंदाजा नहीं लगा पाती। और दूसरा, रमा की संख्याओं की समझ स्तंभ मान यानी कि इकाई दहाई पहचानने पर टिकी है, लेकिन मात्रा मूल्य यानी कि संख्याओं की मात्रा पर नहीं टिकी। तो इसका पहला और तीसरा ऑप्शन सही होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी संख्या पद्धति स्थानीय मान पद्धति है। स्थानीय मान पद्धति होने से नीचे दिए गए कौन 3 मुख्य लाभ होते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बहुत बड़ी संख्याओं को भी 1000, 100, दहाई और इकाई के इस्तेमाल से कुछ ही अंकों की मदद से आसानी से छोटे में लिख पाते हैं। नंबर 2, संख्याओं में शामिल 100, दहाई और इकाई का आसानी से पता चल जाता है। नंबर 3, स्थानीय मान पद्धति में शामिल 10 की पावर की समझ में जमा, घटा, गुणा और भाग करना आसान होता है। और नंबर 4, स्थानीय मान की समझ से सब लोग संख्याओं को एक ही तरह से समझ पाते हैं। तो इसका आपका पहला और तीसरा और चौथा 3 ऑप्शन आपके सही होंगे। 3 मुख्य लाभ इसके होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सलील को जब 406 को पढ़ने को कहा गया तो उसने उसे 406 पढ़ा। संख्याओं को इस तरह से अंकों में डिजिट्स पढ़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अंकों का आपस में रिश्ता नहीं पता चल पाता है। दूसरा, मौजूदा संख्या से बड़ी या छोटी संख्याओं को नहीं पहचाना जा सकता है। स्थानीय मान की समझ दिखती ही नहीं है। संख्याओं की मात्रा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि स्थानीय मान की समझ दिखती ही नहीं है और संख्याओं की मात्रा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। तीसरा और चौथा 2 ऑप्शन इसके सही होंगे, इन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब सलील को 406 माइनस 132 हल करने को कहा तो उसने कुछ ऐसे हल किया। आपके अनुसार ऐसा हल करने का सबसे मुख्य कारण क्या है। 406 में से 132 घटाया, 6 में से ये 4 घटा दिया, 0 में से 3 घटाया तो 3 आ गया, और 4 में से 1 घटाया तो 3 आ गया, यानी कि उसमें हासिल नहीं लिया। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। उसा घटा कराना आता ही नहीं है। उसने संख्याओं को घटा की जगह जमा कर दिया है। वो जीरो को जीरो दहाई की जगह कुछ भी नहीं देख रहा है। तो इसका आपका
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वो जीरो को जीरो दाएं की जगह कुछ भी नहीं देख रहा है, तो इसका सही होगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एक शोध के दौरान दूसरी कक्षा के एक बच्चे को 16 क्यूब्स के लिए संख्या लिखने को कहा गया। उसने 16 लिखा, फिर उनमें से 4 क्यूब्स दिखाकर कहा कि यह 16 में 6 को दर्शाते हैं। जब 16 में 1 को दर्शाने के लिए क्यूब निकाल कर देने को कहा गया, बच्चों ने एक ही क्यूब उठाया। इस उदाहरण के बारे में क्या कहना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। बच्चे स्थानीय मान को समझने में ऐसी गलती करते ही हैं, थोड़े समय में अपने आप ठीक हो जाएगी। बच्चा 1 को 1 दाईं या 10 की तरह नहीं देख रहा है, इसलिए 16 में 1 को दर्शाने के लिए 10 नहीं चुन रहा है। बच्चा 16 को 10 और 6 की जोड़ की तरह नहीं समझता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा तीसरा, यानी कि उसको पता ही नहीं है दाईं में 10 लिया जाता है, और चौथा। इसके आंसर आपके सही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा दूसरी के बच्चों को 16 को स्थानीय मान पद्धति में समझने के लिए नीचे दी गई कौन सी चीज़ों को समझ होना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1 से 6 के स्थान को आपस में बदला नहीं जा सकता है। नंबर 2, 1 दाईं के स्थान पर है, इसलिए वो 1 बल्कि 10 वस्तु को दर्शा रहा है। नंबर 3, 16 में 10 और 6 शामिल हैं। नंबर 4, 16 में 1 10 इकाइयों का समूह और 6 इकाइयां आएंगी। नेक्स्ट 16 20 से छोटा है और 10 से बड़ा। 16 को 1 10 जमा 6 की तरह भी लिख सकते हैं, और 16 का लिखित मान 16 है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपके 5 ऑप्शन इसके सही होंगे। इन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 1 की एक गणित शिक्षिका ने अपनी कक्षा में बड़ी संख्याएं सिखाने के कुछ तरीके सोचे हैं। आपके अनुसार इन तरीकों को किस क्रम में कक्षा में इस्तेमाल करना चाहिए? नंबर 1, बच्चे 78 को खोलकर 7 10s + 8 1s और 70 + 8 कापी में लिखेंगे। नंबर बी, बच्चे राजमा के दानों को 10 के समूह में और अकेले रखकर 78 बनाकर देखेंगे। बच्चे अपनी कापी में 78 को 10 के 7 समूह और 8 खुली चीज़ों का चित्र बनाकर दिखाएंगे। बच्चे 78 को कापी में चित्रों की मदद से और अंकों में व शब्दों में खोलकर एक साथ दिखा पाएंगे। तो आपको इसका सही क्रम बताना है कि सबसे पहले बच्चे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे राजमा के दानों को 10 के समूह में और अकेले रखकर 78 दिखाएंगे। सबसे पहला काम तो ये है। उसके बाद बच्चे अपनी कापी में 78 को 10 के 7 समूह और 8 खुली चीज़ों का चित्र बनाकर दिखाएंगे। उसके बाद बच्चे 78 को कापी में चित्रों की मदद से और अंकों में शब्दों में खोलकर एक साथ लिखकर दिखाएंगे। और सबसे लास्ट में बच्चे 78 को खोलकर 7 10s + 8 1s और 70 + 8 कापी में लिखकर दिखाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा दूसरी में पढ़ रही भविका गणित माला पर सरलता से 100 तक की संख्याओं को दिखा पाती है और 10 के समूह में भी आराम से गिनती कर लेती है। अब उसकी इकाइयों को दहाइयों में बदलने यानी एक्सचेंज प्रॉपर्टी की समझ को मजबूत करने के लिए शिक्षा कौन से संसाधन का उपयोग कर सकती है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, राजमा के दाने, रंगीन टोकन या डीस ब्लॉक्स। यानी गणित माला पर सरलता से 100 तक की संख्या को दिखा पा रही है, तो इसके लिए डीन्स ब्लॉक्स का यूज आप कर सकते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कक्षा 1 के बच्चों को स्थानीय मान सीखने की शुरुआत करने के लिए एक शिक्षिका ने एबेकस का इस्तेमाल किया। शुरुआत में ही एबेकस के इस्तेमाल से स्थानीय मान सीखने में कौन सी मुश्किल आ सकती है? आप एक ही विकल्प चुनिए। बच्चों को संख्या में कितने 100 दाईं और इकाई है पता नहीं चल पाएगा। बच्चों को संख्या में कौन सा स्थान पहले आता है और कौन सा बाद में पता नहीं चलेगा। और बच्चे संख्या में शामिल खुली चीज़ें और समूह को नहीं देख पाएंगे। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, बच्चे संख्या में शामिल खुली चीज़ें और समूह को नहीं देख पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, स्थानीय मान की पूर्व समझ में फिल इन द ब्लैंक संख्यांक की पहचान और मौखिक नाम को सुनकर संख्यांक पहचान पाना शामिल है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। 10 के समूह बना पाने की समझ, 10 के आधार की समझ, इकाइयों में गिनना, समूह में गिनना, दाईं और इकाइयों में गिनना
और अंकों की अपनी मात्रा की समझ। तो इसका सही आंसर होगा आपका 10 के आधार की समझ, इकाइयों में गिनना, समूहों में गिनना, दहाई और इकाइयों में गिनना। तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण का आकलन। तो इसमें आप पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विवरण बहुकक्षीय शिक्षण का उदाहरण है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। एक ही कक्षा में कक्षा 2, 3, 4 के बच्चों को सिखाना, कक्षा 2 में कक्षा स्तर 2 के बच्चों को ही सिखाना, कक्षा 2 में बच्चों को होशियार, बुद्धू या सामान्य समूह में बांटकर सिखाना, क और ख विकल्प। तो साथियों इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा, एक ही कक्षा में कक्षा 2, 3 और 4 के बच्चों को सिखाना। इसको कहते हैं आप बहुकक्षीय शिक्षण। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुस्तरीय शिक्षण के लिए सही नहीं है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, हर कक्षा में बच्चे की रुचि और स्तर अलग होती है। नंबर 2, हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को एक साथ पढ़ाने पर वे एक दूसरे से सीख नहीं पाते। नंबर 3, हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को अलग अलग समूह में पढ़ाना उनकी सीखने की गति का ध्यान रखना है। और नंबर 4, बच्चों के सीखने में फर्क के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रुचि, परिवेश, उम्र आदि। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को एक साथ पढ़ाने पर वे एक दूसरे से सीख नहीं पाते। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया लेख पढ़िए और लेखक के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है उसे चुनिए। कक्षा 1 में 6 साल की उम्र के बच्चों को दाखिल देना चाहिए और उम्र के हिसाब से हर बच्चे को कक्षा का स्तर मिलना चाहिए। प्रबंधन अपनी मर्जी से बच्चों को किसी भी कक्षा में दाखिला नहीं दे सकता। इसके बाद इन कक्षाओं को अलग अलग या कुछ कक्षाओं को मिलाकर एक कक्ष में भी पढ़ाया जा सकता है। हर कक्षा में अलग अलग काबिलियत और रुचि के बच्चे होते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला विकल्प है, लेखक RTE 2009 के हिसाब से कक्षाओं में दाखिले की बात कर रहे हैं। नंबर 2, लेखक परंपरागत और बहुकक्षीय शिक्षण दोनों में से किसी को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते। नंबर 3, लेखक ने बहुकक्षीय शिक्षण के बारे में अपनी राय नहीं दी है। और नंबर 4, लेखक दाखिले के लिए उम्र को ध्यान में रखने को महत्व दे रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, लेखक ने बहुकक्षीय शिक्षण के बारे में अपनी राय नहीं दी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परंपरागत कक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, बच्चों को अपनी गति से सीखने के मौके नहीं देती। नंबर 2, बच्चों की गति के हिसाब से गतिविधियां चुनने के अवसर मिलते हैं। नंबर 3, छोटे विद्यार्थियों को बड़े विद्यार्थियों से सीखने के अवसर नहीं देती। और इस व्यवस्था में काम में आने वाली परीक्षा प्रणाली बच्चों की समझ की सही जांच करती है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की गति के हिसाब से गतिविधि चुनने के अवसर मिलते हैं, ये आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बहुकक्षीय शिक्षण में बहुस्तरीय शिक्षण शामिल है लेकिन इसका उल्टा नहीं है। इस कथन का क्या मतलब है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बहुस्तरीय कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चे पढ़ते हैं। बहुकक्षीय कक्षाओं में बच्चे अलग अलग स्तर पर नहीं सीखते, इसलिए बहुकक्षीय कक्षाएं बहुस्तरीय हो सकती हैं लेकिन बहुस्तरीय कक्षाएं बहुकक्षीय नहीं हो सकती। नंबर 2, बहुकक्षीय कक्षा में छोटे छोटे समूह होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कक्षा के बच्चे होते हैं, इसलिए बहुकक्षीय कक्षाओं में अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं लेकिन एक ही कक्षा स्तर के बच्चे भी अलग अलग स्तर पर सीखते हैं। इसलिए बहुकक्षीय कक्षा में बहुस्तरीय बच्चे होते हैं लेकिन बहुस्तरीय कक्षा में बहुकक्षाएं शामिल हों यह जरूरी नहीं है। यानी बहुकक्षीय शिक्षा में बहुस्तरीय शिक्षण शामिल है लेकिन इसका उल्टा नहीं है। इस कथन का क्या मतलब है? इस कथन का मतलब है हमारा बहुकक्षीय कक्षा में छोटे छोटे समूह होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कक्षा के बच्चे होते हैं, इसलिए बहुकक्षीय कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं लेकिन एक ही कक्षा स्तर के बच्चे भी अलग अलग स्तर पर सीखते हैं, इसलिए बहुकक्षीय में बहुस्तरीय बच्चे होंगे लेकिन बहुस्तरीय कक्षा में बहुकक्षाएं शामिल हो यह जरूरी आपका नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ कुछ बातें दी गई हैं, ये क्या बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। शुरुआत में सहयोग और दिशा की जरूरत होती है, थोड़ा धीरे सहयोग की जरूरत है, पूरे सहयोग की जरूरत है, दोस्तों के सहयोग की जरूरत है, शिक्षण सामग्री के सहयोग से पढ़ा सकते हैं। आप एक विकल्प चुन सकते हैं, उपसमूह बनाने में, कक्षाएं बनाने में, स्कूल में दाखिला देने में या सभी में।
तो ये आपके उप समूह बनाने में जरूरत होती है, इनकी थोड़े ज़्यादा सहयोग की जरूरत होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। आपके हिसाब से इनमें से क्या बच्चों और शिक्षक के बीच श्रेष्ठता सूचक यानी कि स्टेटस सिंबल नहीं है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, बच्चों और शिक्षक के बैठने की अलग जगह होना। नंबर 2, समूह का नाम बच्चों की रजामंदी से रखना। नंबर 3, बच्चों से खुलकर बात न करना। और नंबर 4, आक्रामक भाव और आवाज। तो इनका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे कि इस समूह का नाम बच्चों की रजामंदी से आप रखें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधि को चुनने के लिए इनमें से क्या एक जरूरी आधार नहीं है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विषय की प्रकृति, बच्चों की रुचि, समय प्रबंधन और स्कूल की प्रकृति। तो बच्चों की रुचि भी जरूरी है, समय प्रबंधन भी जरूरी है, स्कूल की प्रकृति भी जरूरी है, यानी कि विषय की प्रकृति भी जरूरी है। स्कूल की प्रकृति आपका जरूरी आधार नहीं है। इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री को बनाने या चुनने में के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? आपको गलत तथ्य बताना है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, बच्चों को पसंद आए, अवधारणा से संबंधित हो। नंबर 3, उम्र के अनुसार न हो। नंबर 4, बच्चों की सीखने की गति को बढ़ाने वाली हो। नंबर 5, एक से अधिक अवधारणाओं विषयों के काम में आ सके। नंबर 6, बच्चों के परिवेश को स्कूली ज्ञान से जोड़ने वाली हो। और नंबर 7, कम लागत वाली सामग्री से बन सकी हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, उम्र के अनुसार न हो, ये आपका सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक की डायरी पढ़कर आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। नंबर 3, बच्चे गिनती नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें साथ में पढ़ाना होगा, इन्हें बाकी समूह से अलग रखना होगा ताकि वो ध्यान से गिनना सीखे, बाकी बच्चे जमा घटा सीखेंगे। इस तरह से 3 बच्चे हमेशा अलग समूह में ही सीखेंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आपकी बच्चों की जरूरत के हिसाब से बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण की विधि ठीक है, क्योंकि इससे बच्चों को अपने हिसाब से सीखने को मिलेगा। नंबर 2, आपकी बच्चों की सीखने की गति के हिसाब से बहुस्तरीय शिक्षण विधि ठीक है, क्योंकि 3 बच्चों को बाकी बच्चों के साथ सीखने में दिक्कत होगी। नंबर 3, आपकी बच्चों की सीखने की गति के हिसाब से बहुस्तरीय शिक्षण की विधि ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्तर के बच्चों को अलग अलग समूह में पढ़ाना ठीक है, लेकिन समूह को हमेशा के लिए बांध देना आपकी कक्षा को परंपरागत कक्षा जैसा ही बना देगा। दूसरों से सीखने और समूह बदलने की ललक भी कक्षा में नहीं रहेगी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह से ये आपके 10 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है पैकेज आकलन 2, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें पहला प्रश्न है, लिखने और बोलने के कौशल में कुछ अंतर और समानताएं होती हैं। दिए गए विकल्प में से सही तथ्य चुनिए। नंबर 1, दोनों कौशल स्कूली प्रशिक्षण से ही सीखे जा सकते हैं। नंबर 2, बोलने का कौशल लिखने के कौशल से भिन्न है, क्योंकि बोलना बच्चे खुद सीख सकते हैं पर लिखना उन्हें सीखना पड़ता है। नंबर 3, बच्चे दोनों ही कौशलों को गलतियां करके सीखते हैं। और नंबर 4, बच्चे लिखना पढ़ना पहले सीखते हैं और फिर उन्हें बोलना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बच्चे दोनों ही कौशलों को गलतियां करके सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षक से बातचीत करते हुए बच्चों को कक्षा में न बोलने के कारणों को समझने की कोशिश की। आपके अनुसार इनके बाद उनमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? मुकेश जी बच्चों के न बोलने के व्यवहार के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाएंगे। वे कुछ गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। वे सभी बच्चों को बोलने के लिए नहीं कहेंगे। मुकेश जी कक्षा में पढ़ने लिखने संबंधित गतिविधियां ज्यादा कराएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि वे कुछ गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र ने 98 को 89, 98 को 89 लिखा और कहा कि दोनों संख्याएं एक ही हैं। आप इस अवधारणा को छात्र को स्पष्ट करने में कैसे मदद करेंगी? छात्र को 98 को बार बार लिखने को कहेंगे। छात्र को सही जानकारी देने का प्रयास ना करें, इससे उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छात्र को यह बताएं कि हर संख्या का अपना निश्चित स्थान है, इसलिए 98 और 89 दो अलग अलग संख्याएं हैं।
छात्र को यह पहचानने में मदद करना कि 98 में 9 दाहिने के स्थान पर है, जबकि 89 में 8 दाहिने के स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा, यानी उन्हें बताया जाएगा दाहिने के स्थान पर कौन कौन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए लेख को पढ़िए और लेखक के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, उसे चुनिए। क्या लेख है? कक्षा 1 में 6 साल की उम्र वाले बच्चों को दाखिला लेना चाहिए और उम्र के हिसाब से ही हर बच्चे को कक्षा का स्तर मिलना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन बच्चे को अपनी मर्जी से किसी भी कक्षा में दाखिला नहीं करा सकता। इसके बाद इन कक्षाओं को अलग अलग या कुछ कक्षाओं को मिलाकर एक कक्ष में भी पढ़ाया जा सकता है। हर कक्षा में अलग अलग काबिलियत और रुचि के बच्चे होते हैं। तो इसके आपके 4 ऑप्शन है। लेखक RTE 2009 के हिसाब से कक्षाओं में दाखिले की बात कर रहे हैं। लेखक परंपरागत और बहुकक्षीय शिक्षण दोनों में से किसी को भी महत्व नहीं देते। लेखक ने बहुकक्षीय शिक्षण के बारे में अपनी राय नहीं दी है। लेखक दाखिले के समय उम्र को ध्यान में रखने पर महत्व दे रहे हैं। तो इसका आपका 3rd ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुस्तरीय शिक्षण के लिए सही नहीं है? हर कक्षा में की गई रुचि और स्तर अलग होता है। हर कक्षा में अलग स्तर के को एक साथ पढ़ाने पर वे एक दूसरे से सीख नहीं पाते। हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को अलग अलग समूह में पढ़ाना उनकी सीखने की गति का ध्यान रखता है। और नंबर 4, बच्चों के सीखने में फर्क के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रुचि, परिवेश, उम्र आदि। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को एक साथ पढ़ाने पर वे एक दूसरे से सीख नहीं पाते। तो इस तरह से ये आपके टोटल क्वेश्चन 5 हुए, क्वेश्चन आंसर्ड 5 हुए, क्वेश्चन स्क्रिप्ट आपके 0 है। आप सबमिट करेंगे तो आपका स्कोर 5 आउट ऑफ 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बेसिक कोर्स 2 के समस्त प्रश्नों को मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कोर्स नंबर 3 की वीडियो भी आपको आपके पेपर से पहले कोर्स नंबर 3, 4, 5 की वीडियो आपको पेपर से पहले मैं उपलब्ध करा सकूं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।